एक कंपनी जो सिर्फ गेमिंग ग्राफिक कार्ड बनाया करती थी, आज उसकी वैल्यूएशन वर्ल्ड के टॉप टेक जायंट्स एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के आसपास, इवन एक मोमेंट पे तो इनसे भी ज़्यादा हो चुकी थी। ये हिस्टोरिक ग्रोथ है। तो आज हम बात करेंगे एनवीडिया कंपनी के ग्रोथ की। तो 1993 सिलिकॉन वैली के एक छोटे से ऑफिस में 3 इंजीनियर्स एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक थे जेनसन हुआंग। उस टाइम पे क्या था कि किसी के पास एक सिंपल कंप्यूटर भी हो तो वो भी काफ़ी लग्जरी चीज़ होती थी। उस टाइम पर जेनसन हुआंग ग्राफिक कार्ड पे काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ करके। जेनसन हुआंग ने उस समय पर आइडिया लगा लिया था कि फ्यूचर में मॉडर्न कंप्यूटर में सीपीयू नहीं संभाल पाएगा, इसलिए ग्राफिक कार्ड की कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उस समय पर 90s में ये बिजनेस काफ़ी रिस्की था। तो सबसे पहले हम CPU एंड GPU के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा समझ ले, तभी हम आगे की स्टोरी भी समझ पाएंगे। CPU हर इंस्ट्रक्शन को समझता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है सीक्वेंस में। पहले ये काम, फिर अगला, फिर उसके बाद वाला, करने को सब करता है लेकिन एक एक करके। अब आते हैं GPU में। GPU को आप ऐसे समझिए कि ये काम करने वाली पूरी की पूरी आर्मी है। GPU के अंदर हजारों छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं। GPU सारे काम को एक साथ चला सकता है पैरेलल में। जैसे CPU जो था वो एक सीक्वेंस में काम करता है, वैसे ही GPU सब काम को एक साथ चला सकता है। इसी के वजह से गेमिंग के अंदर इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। गेमिंग के अंदर एवरी सेकंड लाइट कैलकुलेट होती है, शैडोज बनती है, टेक्सचर लोड होता है। CPU जो है वो इतने लोड को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसके लिए ही यहाँ पर GPUs आता है। ग्राफिक कार्ड ईच एंड एवरी फ्रेम को बहुत जल्दी रेंडर कर सकता है। 1999 का समय था। पीसी गेम अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं थे, ये एक हॉबी थी। लोगों का सिंपल बिलीफ रहता था कि ग्राफिक का काम CPU संभाल लेगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग होती भी नहीं थी। और फिर एक प्रोडक्ट आता है, एनवीडिया लॉन्च करता है GeForce 256। ये था दुनिया का पहला GPU ग्राफिक कार्ड। इस GPU के साथ में एक नई चीज आती है, हार्डवेयर ट्रांसफॉर्मेशन और लाइटनिंग। मतलब पहली बार हुआ कि 3D गेम्स और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगे, गेम्स के लाइट नेचुरल दिखने लगे, कैरेक्टर की शैडो बनने लगी, गेम्स जो थे वो सडनली जिंदा लगने लगे। गेमर्स ने एकदम तुरंत डिफरेंस कैच कर लिया। वही गेम है, वही सिस्टम है, बस ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया और डिफरेंस एकदम क्लियर था। गेम्स पहले से ज़्यादा स्मूथ चलने लगे, विजुअल्स में डेप्थ आने लगी, गेमिंग एक्सपीरियंस बदल गया। और यहीं से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। गेमर्स अपग्रेड करने लगे, रिव्यूज एनवीडिया के फेवर में आने लगा, वर्ड ऑफ माउथ से भी स्प्रेड होने लगा गेमर्स के बीच एनवीडिया। इस पॉइंट तक एनवीडिया मार्केट लीडर बन चुका था, एक ब्रांड बन रहा था। बट ये जो सक्सेस थी सिर्फ सरफेस लेवल पर थी। उस वक्त दुनिया एनवीडिया को गेमिंग किंग के नाम से जानते थे, लेकिन अभी आगे जो आने वाला था वो गेमिंग से कहीं बड़ा था। यहाँ से स्टोरी एक नया टर्न लेती है। 2021 से लेकर के 2025 तक एनवीडिया ने मैसिव ग्रोथ देखी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है AI का दौर। यहाँ पर आते हैं अब AI चैटबॉट्स, ChatGPT, ओपन AI का एरा। चैटबॉट्स सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करते बल्कि बातें करते हैं। फिर थोड़े वक्त बाद आए जनरेटिव AI जो सिर्फ डेटा को एनालाइज नहीं करते बल्कि नया कंटेंट प्रोड्यूस करते, टेक्स्ट, इमेजेस, विजुअल, म्यूजिक सब जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद आए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऐसे मॉडल जो करोड़ों डॉक्यूमेंट्स पढ़ सके, इंसानों के जैसे पढ़ सके, जवाब दे सके। दुनिया एकदम शॉक्ड। यहीं पर एक साइलेंट ट्रुथ सामने आता है, ऑलमोस्ट हर पावरफुल AI के पीछे एनवीडिया के GPUs थे। फ्रंट पे तो AI दिख रहे थे लेकिन पीछे बैक में एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट था। AI का सिंपल रूल है, एक साथ बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, जितने भी हैवी टास्क होते हैं वो CPU अकेले हैंडल नहीं कर सकता। यहीं पर GPU का रोल स्टार्ट होता है। जैसे जैसे AI मॉडल बढ़ते गए वैसे वैसे डेटा सेंटर का प्रेशर बढ़ता गया। नॉर्मल सर्वर इनफ नहीं हो रहे थे, AI के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए था, और वो हार्डवेयर सिर्फ एक ही जगह से आ रहा था, वो था एनवीडिया GPUs की डिमांड इतनी बढ़ गई कि वेटिंग लिस्ट बन गई, डिलीवरी महीनों तक डिले होने लग गई। कंपनीज लिटरली लाइन में खड़ी थी। वर्ल्ड की बिगेस्ट टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI, मेटा,
सबको एक ही चीज चाहिए था, एनवीडिया के जीपीयूस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी जरूरी है, ये कंपनी सिर्फ ग्राफिक कार्ड नहीं खरीद रहे थे, ये कंपनीज खरीद रहे थे पावरफुल कंप्यूटिंग, एआई डोमिनेंस। जो कंपनी ग्राफिक कार्ड में आगे होगी वो ऑटोमेटिकली एआई की रेस में आगे हो जाएगी। अब हम सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं, एनवीडिया की असली ग्रोथ। एनवीडिया अगर सिर्फ लक और टाइमिंग के कारण बूम हुई होती तो एनवीडिया के साथ और जीपीयू बनाने वाली कंपनी भी ग्रो हुई होती। इसके पीछे का असली रीजन था एनवीडिया का विजन। एनवीडिया ने जो देखा वो बाकी कंपनीज देख नहीं पाई। एनवीडिया ने 10-15 साल आगे का सोचा, जब दुनिया बाकी कंपनीज ये सोच रही थी कि इस साल का सीपीयू कैसे पावरफुल बनाए। उस टाइम पे एनवीडिया ये पूछ रहा था कि 10 साल बाद कंप्यूटिंग कैसे होगी। उनका माइंडसेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का नहीं, उनका माइंडसेट था लॉन्ग टर्म कंट्रोल का। इसलिए जब एआई बूम हुआ तो एनवीडिया रेडी थी। और सेकंड रीजन, बाकी कंपनीज क्या कर रही थी कि वो सस्ते चिप्स डिस्काउंट पे अपना मार्जिन कम करके सेल कर रहे थे, वहीं पे एनवीडिया ने प्राइस वॉर खेली ही नहीं। उनका बिलीफ साफ था, अगर फ्यूचर हम कंट्रोल करेंगे तो प्राइस भी हम डिसाइड करेंगे। इसलिए ही एनवीडिया के चिप्स महंगे होते हैं और इसके साथ में डिमांड भी उनकी उतनी ही ज़्यादा है। सो एनवीडिया इसलिए बड़ी नहीं बनी क्योंकि वो फास्ट थे, बल्कि इसलिए ग्रो किए क्योंकि उन्होंने फ्यूचर पहले ही देख लिया था। तो अब तक हमने देखा टेक्नोलॉजी, एनवीडिया के मैसिव ग्रोथ। अब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, क्योंकि एनवीडिया की ग्रोथ सिर्फ इनोवेशन से नहीं बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। वर्ल्ड का सबसे एडवांस सेंटर है ताइवान। असल में एनवीडिया जो है वो चिप डिजाइन करता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में ही होती है। मतलब एनवीडिया का फ्यूचर जो है वो डायरेक्टली ताइवान से कनेक्टेड है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यहीं से शुरू होती है टेंशन। अगर कल को चाइना ने ताइवान को ऑक्यूपाई किया तो ये सिर्फ एक आइलैंड का इशू नहीं होगा, पूरी ग्लोबल चिप सप्लाई चेन हिल जाएगी। फोन्स, कार, एआई, डिफेंस सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, सब कुछ बंद हो सकता है। आज की लड़ाई टैंक मिसाइल से नहीं हो रही, आज की लड़ाई हो रही है चिप्स, कंप्यूटर, एआई पावर से। तो अगर इस पूरी स्टोरी वीडियो को एक लाइन में समझे, ये सिर्फ एनवीडिया की ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन, टाइमिंग और पावर की। एक कंपनी जो गेमिंग से स्टार्ट हुई, उसने पहले जीपीयूस बनाए, फिर एआई का इंजन, और आज वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में खड़ी है। तो लास्ट में थैंक यू मेरी बात को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए। थैंक्स।